नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के हजारों साल लंबे दिलचस्प सफर की। जी बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे महाजनपदों से आज के भारत तक सत्ता का रूप बदलता गया। हाँ, ये एक बहुत लंबा और जटिल इतिहास है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन भारत, स्रोत बताते हैं कि महाजनपद थे, छोटे छोटे राज्य, है ना? हाँ बिल्कुल, वो शुरुआती दौर था। फिर आए मौर्य और खासकर सम्राट अशोक का धम्म। उन्होंने युद्ध छोड़कर नैतिक शासन पर जोर दिया। ये काफी अलग था उस जमाने में। बहुत अलग, एक अनूठी मिसाल कह सकते हैं। फिर गुप्त काल आया, जिसे कई लोग स्वर्ण युग कहते हैं, कला विज्ञान के लिए। हाँ सुना है, लेकिन तब भी सत्ता तो बदलती रहती होगी। केंद्रीकरण, फिर शायद विकेंद्रीकरण। बिल्कुल, ये पैटर्न तो हमेशा रहा है। देखिए, मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत आई, फिर मुगल आए, बाबर, अकबर, औरंगजेब, सबने अपने अपने तरीके से शासन चलाया। तो सत्ता कभी एक जगह सिमटती थी, कभी बिखर जाती थी। हाँ बिल्कुल यही, कभी एक मजबूत केंद्र तो कभी क्षेत्रीय ताकतें ज्यादा हावी हो जाती थीं। ये चीज बार बार दिखती है। और फिर इसी उथल-पुथल के बीच यूरोपीय ताकतें आ गईं। 1757 प्लासी का युद्ध, उसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी का असर बढ़ता गया। जी, लेकिन 1857 का विद्रोह एक बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ वो तो था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शासन कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन की महारानी के पास चला गया। अच्छा। और इसका एक और नतीजा हुआ, भारतीयों में राजनीतिक चेतना बढ़ी, वो संगठित होने लगे। हाँ, जैसे कांग्रेस बनी 1885 में। बिल्कुल, और बाद में मुस्लिम लीग भी बनी 1906 में। ये दोनों आगे चलकर बहुत अहम होने वाले थे। फिर आए महात्मा गांधी 20वीं सदी में। उनके आंदोलन तो बिल्कुल अलग थे, अहिंसक। हाँ, असहयोग, सविनय अवज्ञा। हाँ। उन्होंने आजादी की लड़ाई को आम लोगों तक पहुंचा दिया, जन आंदोलन बना दिया। लेकिन उसी वक्त जिन्ना और मुस्लिम लीग वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। जी, और आखिरकार 1947 में आजादी मिली, लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। वो विभाजन, उसकी कड़वाहट तो आज भी महसूस होती है। हाँ बिल्कुल, और आजादी के बाद जो भारत का राजनीतिक ढांचा बना, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी औपनिवेशिक दौर के संघर्षों में थीं। तो आजादी के बाद हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया, नेहरू का दौर था, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात होती थी। हाँ, और विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों गुटों से दूरी। लेकिन फिर इंदिरा गांधी के समय में सत्ता काफी केंद्रीकृत हो गई थी, है ना? आपातकाल भी लगा। जी, 1975 से 77 तक वो एक मुश्किल दौर था लोकतंत्र के लिए। हालांकि उसी दौर में हरित क्रांति से देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर भी बना। आपातकाल के बाद राजनीति बदली। हाँ, बहुत बदली। एक पार्टी का जो दबदबा था वो कम होने लगा। और 1990 का दशक, वो तो बड़े बदलावों का था। एक तरफ आर्थिक उदारीकरण, आरक्षण, उससे सामाजिक समीकरण भी बदले। बिल्कुल, और उसी दौर में गठबंधन सरकारें आम हो गईं। राम जन्मभूमि आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था और भाजपा एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। ये सारे बदलाव तो बहुत गहरे थे। अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, सब पर असर पड़ा। हाँ, उदारीकरण ने मध्यम वर्ग को बदला, मंडल ने सामाजिक न्याय को केंद्र में ला दिया, क्षेत्रीय दल भी मजबूत हुए। अच्छा, अब आते हैं आज के दौर पर। 2000 के बाद वाजपेयी जी की सरकार थी, फिर 10 साल यूपीए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। जी, और 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ। हाँ, हाल के वर्षों में कुछ बड़े फैसले भी हुए हैं, जैसे अनुच्छेद 370 हटाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए, इन पर काफी चर्चा भी हुई। तो आज की स्थिति क्या है, राजनीतिक तौर पर? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का प्रभाव काफी मजबूत है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन राज्यों में क्षेत्रीय दल अभी भी बहुत ताकतवर हैं। तो वो केंद्र बनाम राज्य वाली बात अभी भी है। हाँ, वो संतुलन या कहें खींचतान हमेशा रहती है, और आजकल राष्ट्रवाद, कल्याणकारी योजनाएं, ये सब मुद्दे राजनीति के केंद्र में हैं। चलिए आखिर में भारत की व्यवस्था को थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब शक्तियां केंद्र और राज्यों में बंटी हुई हैं। संघीय, लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो संसद में कानून बनाते हैं, संसदीय लोकतंत्र। और देश के प्रमुख राष्ट्रपति हैं, पर सरकार चलाते हैं प्रधानमंत्री, गणराज्य। ये संघीय ढांचा क्यों जरूरी है?
भारत में इतनी विविधता है, अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, तो ये ढांचा जरूरी है ताकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी जगह मिले। हालांकि अधिकारों को लेकर केंद्र और राज्यों में बहस चलती रहती है। तो हमने एक तरह से हजारों साल का सफर तय कर लिया, महाजनपदों से शुरू होकर आज के इस जटिल लोकतंत्र तक। जी, बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे मोड़। इसका क्या मतलब निकालें? मतलब ये कि इस इतिहास को समझना आज की राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आज जो भी बहसें हैं, जो मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं अतीत से जुड़े हैं। वर्तमान हमेशा अतीत पर ही तो बनता है। सही बात है। और एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हमने देखा कि भारत के इतिहास में सत्ता कभी केंद्रित होती है, कभी विकेंद्रीकृत। आज के हालात को देखते हुए क्या लगता है, भविष्य में ये झुकाव किस तरफ ज्यादा हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।